ओके, सो हम आईटी एक्ट पढ़ रहे थे, तो आईटी एक्ट में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो आईटी एक्ट आया वो किस लिए बना, उसका क्या मोटिव था। हमारी कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और ई कॉमर्स का यूज़ हम करने लगे, तो धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी कि हम उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को क्या करें, रेगुलेट करें, राइट। क्योंकि जो आपके सिटीजन्स थे कंट्री के, वो उसको फ्री होकर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनके मन में एक डर रहता था। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को बनाया। तो इस एक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं आपके, जैसे कि पहला जो यूएन का एक्ट था, सबसे पहले ई कॉमर्स को लेकर एक्ट कहाँ पे बना था, यूएन में बना था, यूनाइटेड नेशंस में बना था। और उस एक्ट से हमारा एक्ट इंस्पायर है। वो एक्ट बना था 1996 में, और उसके बाद इंडिया में एक्ट बना है 2000 में, राइट। पहली चीज़, पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका जो आईटी एक्ट है वो किससे इंस्पायर है, वो यूनाइटेड नेशंस के एक्ट से। वहाँ पर जो ई कॉमर्स को लेकर लॉज हैं और एक्ट्स हैं, उनसे इंस्पायर्ड है, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस एक्ट को बनाने के लिए जो बिल बनाया गया था, जो बिल पेश किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, वो कब बना था, वो बना था 1999 में, और वो पास होते होते वक्त लग गया। इसलिए ये हमारा एक्ट क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। ये आपका था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो आपका 3 रोल प्ले करता है ना, थ्री टाइप्स ऑफ रोल प्ले करता है। कौन कौन से, पहला एक फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेट किसे करता है ये, पहले तो ये फैसिलिटेट करता है ई कॉमर्स कंपनीज को, सेकेंडली ये फैसिलिटेट करता है आपकी गवर्नमेंट को, और थर्डली ये फैसिलिटेट करता है कस्टमर्स को या यूजर्स को, राइट। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करने का काम करता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ई गवर्नमेंट से रिलेटेड। दूसरा काम ये करता है इनेबलर का। इनेबलर का काम करने का मतलब है, ये जो एक्ट है हमारा, ये लोगों को लॉज बना के, रूल्स बना के देता है ना, इनेबल कराता है। एक तरह से आप कह सकते हो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जो यूज़र्स हैं, जो आपकी सरकार है, उसे ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क इनेबल कराने का काम करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, कि ये एक इनेबलर की तरह काम कर रहा है। और जो इसका तीसरा और आखिरी रोल है वो है रेगुलेटर का। रेगुलेटर वो होता है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का, कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। तो ये एक रेगुलेटर की तरह मॉनिटरिंग का काम करता है, और जहाँ पर भी अगर इसे कुछ गलत लगता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ गलत हो रहा होता है, उल्लंघन हो रहा होता है इसके सेक्शंस का, तो उसके लिए फिर वहाँ पर पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज़ हैं। तो ये 3 रोल प्ले करता है। कौन कौन सी, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक इनेबलर की तरह काम करता है, और एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। क्या, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट। अब इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस थे जो हमने देखे थे, वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शंस में समझने जैसा कुछ नहीं था। बस समझने वाली ये बात थी कि 2-3 पैरामीटर्स हैं जिन पर काम किया गया है मेनली। कौन कौन से, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे इसमें काफ़ी काम किया गया था, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे रखना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रखेंगे तो उसे वैलिड माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें डिफाइन किया गया है। दूसरा आपका बताया गया था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको वैलिडेट कौन करेगा, है ना, कौन सी ऐसी एजेंसीज होंगी जो इसको सर्टिफाई करने का काम करेंगी, और जो एजेंसीज इसे सर्टिफाई करेंगी उन्हें लाइसेंस कैसे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो भी आपके इस एक्ट में मिलती हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, आपका जो कंट्रोलर होगा उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें मिलता है, कि जो आपका कंट्रोलर होगा या आपका जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, उसकी फंक्शनिंग किस तरह की होगी, उसका अपॉइंटमेंट किस तरह का होगा, आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपके इस एक्ट में मेंशन है। तो आपको यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला तो आपको 3 रोल ध्यान में रखने हैं जो ये एक्ट परफॉर्म करता है, फैसिलिटेटर, इनेबलर, रेगुलेटर। फिर आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जिनको इसके सेक्शंस में एम्फेसाइज किया गया है ना, ये जो एक्ट है ये किन 3 पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करता है, वो 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो उसमें पहला पॉइंट था आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, दूसरा था आपका डिजिटल सिग्नेचर, और तीसरा था आपका कंट्रोलर, या आप कह सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स पे मेनली काम किया गया है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है। तो हेडिंग देखिए क्या है, एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000। ठीक है, बेसिक हमने पढ़ लिया क्या होता है, प्रोविज़न क्या है, हिस्ट्री क्या है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि आखिर इस एक्ट ने आके क्या किया है, क्या बेनिफिट्स मिले हैं, इसके क्या यूजेस हमने उठाए हैं, है ना, यूज़ देखे हैं, ये सब देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अटेम्प्ट्स टू चेंज आउटडेटेड लॉज एंड प्रोवाइड्स वेज टू डील विथ साइबर क्राइम। ठीक है, वी नीड सच लॉज so that people can perform purchase transaction over the net through credit card without fear of misuse. The act offers the much healed legal framework so that information is not denied legal effect, validity, enforceability solely on the ground that it is in the form of electronic records. इस एक्ट ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया है वो आपका साइबर क्राइम को कैसे आप डील करोगे उसके लिए काफ़ी सारे तरीके बताए हैं। इससे पहले भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लॉज बने हुए थे, है ना, जैसे कंपनीज एक्ट है या आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में थोड़ा बहुत डिफाइन था कि कस्टमर को कैसे प्रोटेक्शन हम देंगे, या कंपनीज एक्ट में कंपनीज कैसे किन रूल्स को फॉलो करेंगी ये बताया गया था। लेकिन वो सारे एक्ट आपके एक स्पेसिफिकली ई कॉमर्स कंपनी के लिए नहीं थे, है ना, वो ओवरऑल के लिए थे। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो ई कॉमर्स सेक्शन को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते थे। अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, तो ऑफलाइन ट्रेडिंग में तो आपको साइबर क्राइम जैसा कुछ नहीं मिलता, तो साइबर क्राइम कहीं पर भी डिफाइन नहीं था। तो उसे डिफाइन करने का काम किया है आपके आईटी एक्ट 2000 ने, और उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, तरीके बनाए हैं। तो ये इसका था पहला एडवांटेज। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। In view of growth in transaction and communication carried out through electronic record, the act seeks to empower government departments. तो दूसरा काम इसने क्या किया है, दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एम्पावर किया है। कैसे एम्पावर किया है, अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स को रखने की, है ना, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग की, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की और डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग की, उसको रिटेन करने की, तो पहले सारा काम कैसे होता था, ऑन पेपर होता था, पेपर वर्क होता था। लेकिन जब आपका टेक्नोलॉजी आया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास एक ऑप्शन था कि हाँ, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। कहने का मतलब है, अगर वो इस वे का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं, और आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, तो कोर्ट में तो आपके कोई डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे ही नहीं, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटीज़ ही कोर्ट ने, आपके लॉज ने नहीं मानी है, उसको वैलिड नहीं बताया है, तो फिर वो आप वहाँ पर दिखा भी नहीं सकते। तो इस एक्ट ने दूसरा काम क्या किया है, दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एम्पावर किया है। कैसे एम्पावर किया है, आपकी जितनी भी रिकॉर्ड फाइलिंग, जितना भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते थे, रखते थे, उसकी परमिशन दे दी एक तरह से आपको, है ना। देखिए लिखा है, द एक्ट हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ लीगल रिकॉर्ड्स कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविज़न बनाया इस एक्ट ने, और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू क्या कर दिया, उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन को एक तरह से अपनी तरफ से फ्रीडम दे दी, है ना। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि नहीं आपको पेपर वर्क ही करना है। आपके पास एक ऑप्शन था कि हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी रख सकते हो, पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किसके तहत होने चाहिए, आपका जो आईटी एक्ट बना है उसमें जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, बस इतनी सी शर्त है ना। तो इस एक्ट ने दूसरा काम किया है, जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, या आप ये कह सकते हो कि वो सारे डिपार्टमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ों को फाइल करने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का काम करते हैं, उन सभी को एम्पावर किया है। अच्छा, अब आगे देखिए, from the perspective of e-commerce in India, the Information Technology Act 2000 and its provisions contain many positive aspects. Firstly, the implications of those provisions for e-business would be that email would now be a valid and legal form of communication. दूसरा एडवांटेज आपने देखा कि इसने अपने यूजर्स को एम्पावर किया, और ख़ास करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, राइट। तीसरा काम इसने ये किया कि आप जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है,
उसमें जो आप ईमेल का यूज़ करते हो उसे एक लीगल मेथड बता दिया, उसे एक लीगल वे मीडियम बता दिया कम्युनिकेशन का। पहले क्या था, अगर आप ईमेल के थ्रू किसी से बात कर रहे हो, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे या कोई भी ईमेल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसको वैलिड नहीं माना जाता था। अगर कोर्ट में वो केस जाता है तो कोर्ट में आप उसको एक एविडेंस की तरह नहीं रख सकते थे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एक्ट नहीं था, कोई लॉ नहीं था, तो उसको वैलिड नहीं माना जाता था। तो इस एक्ट ने तीसरा सबसे बड़ा काम क्या किया कि ईमेल्स को वैलिडिटी दे दी, ईमेल्स को एक लीगल वैलिडिटी दे दी, ऑथेंटिकेट कर दिया और ये कह दिया कि ठीक है, अब हम ईमेल को एक लीगल मीडियम मानेंगे कम्युनिकेशन का। अगर ईमेल के थ्रू किसी ने किसी को कुछ इन्फॉर्म किया है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे एज एविडेंस रख सकते हो कोर्ट के सामने और उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट ने उस चीज़ की परमिशन दे दी, है ना। तो तीसरा एडवांटेज क्या था, आपके ईमेल को क्या मिल गई, एक लीगल वैलिडिटी मिल गई, एक कम्युनिकेशन के मीन्स के तौर पर। अगर आप आज भी देखो तो वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं, राइट, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप है वगैरह वगैरह, जो आप यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के तौर पर वो सारे मीडियम इनफॉर्मल हैं, वो सारे मीडियम आप कोर्ट में एविडेंस की तौर पे नहीं रख सकते। लेकिन ईमेल को एक वैलिड मीडियम माना गया है, कम्युनिकेशन का एक लीगल मीडियम माना गया है। तो इसी वजह से जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं कॉलेजेस के या फिर आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके, तो वो कैसे होते हैं, वो ईमेल के थ्रू होते हैं, है ना। ईमेल का यूज़ हम आज भी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, लीगल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, फिर नीचे देखिए, कंपनीज शैल नाउ बी एबल टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। अब कंपनीज एक्ट जो बना था उसने तो भाई आपके ब्रिक एंड मोर्टार के लिए सारे चीज़ें बताई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके मेंबर इतने होने चाहिए वगैरह वगैरह, पर ई कॉमर्स से रिलेटेड तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी प्रोविज़न नहीं था। तो जो आपका ये एक्ट बना, आईटी एक्ट, उन्होंने ई कॉमर्स कंपनीज़ को काफ़ी प्रोविज़न्स उन्हें बना के दिए, जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, है ना। उन्हें भी एक लीगल एक तरह से एग्जिस्टेंस मिल जाए। वो काम किसने किया है, आईटी एक्ट ने किया है। आपकी डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविज़न आया है तो उससे भी हमारी लीगल वैलिडिटी बढ़ी है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करती हैं। किस पर, डिजिटल चेक्स पर। जो डिजिटल चेक्स आपके ट्रांसफ़र किए जाते हैं उस पर इंसान खुद से तो सिग्नेचर नहीं करता है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो उससे वैलिड करने का काम इस एक्ट ने किया था और इस एक्ट के आने के बाद ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं कहीं ना कहीं। द एक्ट थ्रोज open the doors for entry of corporate companies in the business of being certified authorities for issuing digital signature certificate। आपका एक बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ इसके बाद, किसका, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ऊपर जब हम प्रोविज़न देख रहे थे तो उसमें था लाइसेंसिंग के बारे में, इसमें बताया गया है। कहने का मतलब है डिजिटल सिग्नेचर को कौन कौन ऑथेंटिकेट कर सकेगा, उन कंपनीज़ के लिए, उन अथॉरिटीज़ के लिए लाइसेंस कैसे, कहाँ से, कब मिलेगा, वो बताया गया है इस एक्ट में। तो जब आपने उस एक्ट में ये चीज़ें बता दी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सी एजेंसीज आगे आएंगी उस लाइसेंस को लेने के लिए। तो ये एक तरह का बिजनेस और एक तरह का एरिया डेवलप हुआ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लिए, है ना, जो इशू करना स्टार्ट जिन्होंने किया, किसको इशू करना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, है ना। कंपनीज़ के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करना इन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, स्टार्ट किया। ये कब हो पाया है, आपका आईटी एक्ट आने के बाद। तो ये भी इसका एक एडवांटेज, ठीक है। द एक्ट नाउ अलाउज गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशंस ऑन द वेब, दस हैंडलिंग ई गवर्नेंस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आप देखते होगे आजकल जितनी भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, उनकी वेबसाइट्स पे निकलती हैं। ई गवर्नेंस को एक पुश देने का काम किया है, एक किक देने का काम किया है किसने, आपके आईटी एक्ट 2000 में। ई गवर्नेंस को अगर हम देखें तो पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सबकी अलग अलग वेबसाइट है। कंज्यूमर्स के लिए अलग से वेबसाइट है, अगर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी है, अगर आपको कोई आरटीआई फाइल करनी है, कुछ जानना है किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, वो भी आजकल ऑनलाइन है।
तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो एक डिफरेंस था, जो एक कम्युनिकेशन गैप था, हम लोग गवर्नमेंट से नहीं जुड़ पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, वो पॉसिबल हो पाया है। वो पॉसिबल हुआ है ई गवर्नेंस की वजह से, और ई गवर्नेंस पॉसिबल हुआ है आपकी आईटी एक्ट की वजह से, क्योंकि आईटी एक्ट ने उन्हें ये अथॉरिटी दे दी है कि हाँ अब आप वेबसाइट्स पर अपने नोटिफिकेशन जारी कर सकते हो, उन्हें आपको ऑन पेपर निकालने का, रिलीज़ करने की कोई कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ऑन पेपर रिलीज़ करो। उसके बाद द एक्ट इनेबल्स द कंपनीज टू फाइल एनी फॉर्म, एप्लीकेशन एंड any other document with any office, authority, body or agency owned or controlled by the appropriate government in electronic form by means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government. इस एक्ट के आने के बाद एक और परमिशन मिली लोगों को सब कुछ ऑनलाइन फाइल करने की। आपने देखा है आजकल आईटीआर ऑनलाइन फाइल होता है ना, टैक्स हम ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, अपना आईटीआर रिटर्न भर रहे हैं तो ऑनलाइन भर रहे हैं। आजकल और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ चल गई हैं जो आप ऑनलाइन अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन अगर आपको देनी है, गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है तो आजकल ऑनलाइन टेंडर निकलते हैं, उन टेंडर्स को लोग ऑनलाइन फिल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं तो वो भी आजकल ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, और जो जॉब्स निकलती हैं वो ऑनलाइन। तो ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे आया है किसके बाद, आईटी एक्ट के आने के बाद, है ना। आईटी एक्ट ने इनेबल किया है कंपनीज़ को और बाकी के इंडिविजुअल्स को भी कि वो इन चीज़ों को ऑनलाइन कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को ऑफलाइन भरो ही भरो, है ना। अगर वो ऑनलाइन आपका अवेलेबल है तो आप उसे ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये आईटी एक्ट आने के बाद हुआ है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑल्सो एड्रेसेस द इम्पॉर्टेंट इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को लेके काफ़ी सारे इशूज़ को इसने एड्रेस किया है। अगर मैं बात करूँ हैकिंग की, तो हैकिंग की डेफिनेशन आपके इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है। या अगर मैं बात करूँ साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम की भी डेफिनेशन आपके इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है। तो कहीं ना कहीं जब डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो एक वैलिड चीज़ हो जाती है ना, आप कोर्ट के सामने उसको रख सकते हो। तो वो एक टर्म को डिफाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट में। तो क्राइम से रिलेटेड इन डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है और इनके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए हैं, कुछ पनिशमेंट्स भी, कुछ पेनल्टीज भी तय की गई हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे। मेनली आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या किया है इसने यूज़र्स को एम्पावर किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एम्पावर किया है, आपके ईमेल को एक वैलिड और लीगल मेथड बताया है कम्युनिकेशन का, आपका जो ये डिजिटल सिग्नेचर होता है उसे वैलिडिटी दी है ना। इस तरह से कई सारे काम किए हैं। वेबसाइट्स पर गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन जारी कर सके उसे ये अथॉरिटी दे दी है। ई गवर्नेंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है आईटी एक्ट आने के बाद। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे जो आप पॉइंट वाइज डिफाइन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, द ग्रे एरियाज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ग्रे एरियाज का क्या मतलब है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो इसके क्राइटेरिया में आने से छूट गए, या एक तरह की आप कह सकते हो द एक्ट इज लैगिंग बिहाइंड इन दीज एरियाज पर्टिकुलरली, है ना। कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये एक्ट पीछे रह गया है, जहाँ पर इस एक्ट ने उतना इफिशिएंटली काम नहीं किया है, या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं इस एक्ट की वजह से। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, जिसे आप लिमिटेशंस कहते हो, ड्रॉबैक्स कहते हो। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो उसका अगर आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो अच्छा है। कई बार एग्जाम में कहा भी जाता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है आपने एडवांटेज तो बता दिए, उस एक्ट का बेसिक तो बता दिया, हिस्ट्री तो बता दी, पर उसका क्रिटिसिज्म क्या है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आप लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म के तौर पे देख सकते हो। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज लाइकली टू कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जैसे हिंदी में हम कहते हैं, ज्यूरिडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, है ना, आपका कितना अधिकार होगा कहाँ पर, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक तरह का टकराव। ठीक है, तो अधिकार क्षेत्र के संबंध में हमें टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कंपनीज का, यूजर्स का, गवर्नमेंट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो बहुत अच्छे से डिफाइन ही नहीं किया गया है। स्टेट टू स्टेट कंपनीज डिफर करती हैं, है ना। या हम देखें तो अब ग्लोबल कंपनीज भी हमारे यहाँ आकर काम कर रही हैं।
अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया कंपनीज को लेके काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र पहले के एक्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं था, उन्हें नहीं बताया गया था कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डोमेन नेम। एक बहुत बड़ी चूक, एक बहुत बड़ी छूट जो इस एक्ट में देखने को मिलती है वो ये है कि आपके डोमेन नेम को डिफाइन नहीं किया गया है। भाई अगर आप बात कर रहे हो ई कॉमर्स की, अगर आप बात कर रहे हो ऑनलाइन मैकेनिज्म की, तो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो वो यूआरएल फॉर्म कर रही हैं, जो भाई ब्रिक एंड मोर्टार है, वो तो अपना ऑफिस बनाती हैं, उनका एक फिजिकल प्रेजेंस होता है, उनका एक हेड ऑफिस होता है जिसको आप जहाँ पर आप एड्रेस उसका होता है और आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हो। लेकिन वो कंपनीज जो ऑनलाइन प्रेजेंस में हैं, जो आपका ऑनलाइन ऑपरेट कर रही है, उनका एड्रेस क्या होता है, उनका एड्रेस होता है उनका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के कॉन्टेक्स्ट में इस एक्ट में कुछ भी नहीं बताया गया है, उसको टच ही नहीं करा है इस एक्ट ने, है ना। डोमेन नेम क्या होने चाहिए, या डोमेन नेम तय करते समय कंपनीज को किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, कौन से ऐसे नाम होंगे जो हम डोमेन नेम की तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे नाम होंगे जो हम डोमेन नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट में नहीं मिलती है, जो कि एक बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है इस एक्ट के लिए। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डज नॉट डील विद एनी इश्यूज कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईपीआर। आईपीआर क्या होता है आपका, आईपीआर आपका एक ऐसे लीगल राइट्स होते हैं जो आपको ऐसी चीज़ें जो आपने अपने इंटेलिजेंस से बनाई हैं, है ना, जैसे क्रिएटिविटी होती है इंसान की, कुछ इनोवेट किया नया, है ना, आपका जो आर्टिस्टिक वर्क होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास राइट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो राइट होते हैं उसे हम कहते हैं आईपीआर या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो ऐसी प्रॉपर्टी आपकी जो आपके इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जैसे कि आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया, आपने कोई किताब लिखी तो उस पर आपका कॉपीराइट होगा, है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस एक्ट में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाते समय अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है उसमें, है ना, कुछ अलग डाला है, तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे या नहीं होंगे। अगर उसे कोई कॉपी करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, है ना, ये सब डिफाइन नहीं है इस एक्ट में। तो आईपीआर को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है एक तरह से, या कह दो इनसे छूट गया है, ठीक है। तो पहला जो एरिया था जो इन्होंने कवर नहीं किया था वो था डोमेन नेम के बारे में बताना, है ना। सबसे पहले कहा जाए तो सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन डिफाइन नहीं है ठीक से, फिर दूसरा डोमेन नेम डिफाइन नहीं है, और तीसरा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी इसमें डिफाइन नहीं है ना, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका ट्रेडमार्क्स है, आपके कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ये सब आएगा आपका। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एज द साइबर लॉज ग्रोइंग सो आर द न्यू फॉर्म्स एंड manifestations of cyber crimes. The offenses defined in Information Technology Act 2000 are by no means exhaustive. However, the drafting of relevant provision of Information Technology Act 2000 makes it appear as if the offenses detailed therein are the only cyber offenses possible and existing. आपके एक्ट ने साइबर क्राइम को डिफाइन किया है, ओके। साइबर क्राइम से रिलेटेड प्रोविजंस भी बनाए हैं, पनिशमेंट भी तय किया है, पेनल्टीज भी तय की है, ठीक है। लेकिन साइबर क्राइम का एरिया अगर देखा जाए, साइबर क्राइम का स्कोप देखा जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। आज के समय में साइबर क्राइम कोई एक सिंगल क्राइम नहीं रह गया है। साइबर क्राइम को अगर हम देखें तो वो काफ़ी सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो गया है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं बताती हूँ भी। थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स, मतलब किसी ने पेमेंट किसी एक व्यक्ति ने किया है इंटरनेट का और यूज़ कोई और कर रहा है ना, उसके इंटरनेट आवर्स को चुरा लेना। दूसरा आपका है साइबर थेफ्ट। साइबर थेफ्ट मीन्स आपने जो इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसी को, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा चुरा लिया जाना। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो चुरा लेना इंटरनेट की मदद से, है ना। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग को हिंदी में कहते हैं पीछा करना।
तो साइबर स्टॉकिंग एक तरह से आप इंटरनेट के थ्रू जब किसी का पीछा करते हो, किसी को हैरेस करते हो बार बार कॉन्स्टेंटली मैसेजेस करना और इस तरह से करना कि सामने वाला व्यक्ति आप परेशान हो रहा हो, हैरेस हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे साइबर स्टॉकिंग, है ना। जनरली फीमेल्स यूज टू फेस दिस। उसके बाद आपका आया साइबर हैरेसमेंट। साइबर हैरेसमेंट इंटरनेट की मदद से किसी को हैरेस करना, बार बार ईमेल्स करना, मैसेजेस करना, कॉल्स करना, साइबर हैरेसमेंट, है ना, मेंटली उसको परेशान करना। उसके बाद आता है आपका साइबर डिफेमेशन। डिफेमेशन का क्या मतलब होता है, जब हम इंटरनेट का यूज़ करके, जब हम साइबर स्पेस का यूज़ करके किसी के बारे में कोई गलत अफवाह उड़ाते हैं जिससे उसे कोई नुकसान होता है। अब नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, आपका कोई फिजिकल हार्म भी हो सकता है ना, लोग मेंटली भी बहुत अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, या उसकी रेप्यूटेशन भी ख़राब हो सकती है, इमेज भी ख़राब हो सकती है। ये बहुत ही जनरल चीज़ है, देखने को मिलती है। इसका यूज़ करके, साइबर स्पेस का यूज़ करके, जब हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में, र्यूमर्स किसी के बारे में पब्लिक करते हैं, ठीक है। साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड में आपका आता है जो आपका जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपसे मांग लेना, है ना, आपसे, या हैक कर लेना उन डिटेल्स को, या धोखे से आपसे ले लेना और उनका यूज़ करके, उनका मिसयूज़ करना एक तरह से कह सकते हो, या उनका यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचाना। उसके बाद आपका मिसयूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, उनका मिसयूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना। और चैट रूम अब्यूज़, चैट रूम्स जो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना और किसी तरह से लोगों को हैरेस करना, ठीक है। तो ये सब भी क्राइम आजकल बहुत कॉमन है और एक तरह से साइबर क्राइम के ही ब्रांचेस हैं। साइबर क्राइम क्या है, आपका जो साइबर स्पेस का, या आप कह सकते हो ऑनलाइन स्पेस का, इंटरनेट का यूज़ करके किए जाने वाले क्राइम्स होते हैं। तो जो आपका आईटी एक्ट 2000 है, उसने तो सिर्फ साइबर क्राइम को डिफाइन करा है, पर आज के समय में देखा जाए तो उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हो गई हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स बन गए हैं, है ना। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन उसमें नहीं है और इन सभी के लिए उसमें कोई प्रॉपर प्रोविज़न भी नहीं है। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हो लैकिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज़ नॉट टैकल्ड सेवरल वाइटल इशूज पर्टेनिंग टू e-commerce sphere like privacy and content regulation, to name a few. Privacy issues have not been touched at all. प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं आपके आईटी एक्ट 2000 में, है ना। जो सेवरल इश्यूज टाइम टू टाइम उठते रहते हैं, आपने भी देखा है, उनको टैकल करने के लिए बहुत अच्छे प्रोविजंस हमारे एक्ट में हमें नहीं मिलते हैं, या फिर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए भी हमें कोई खास प्रोविज़न नहीं मिलता है। जैसे कि आप देखते हो, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, आपका जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उसमें किस तरह का कंटेंट दिया जा सकता है, किस तरह का कंटेंट दिया जाना चाहिए, किस एज ग्रुप का कौन सा पर्सन किस कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजंस नहीं है ना। तो ये भी एक कमी, एक क्रिटिसिज्म एक तरह से कह सकते हो आप इस एक्ट का। उसके बाद देखिए अनदर ग्रे एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक। उसके बाद इन्होंने सिंपली उन्हीं चीज़ों को समराइज किया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। पहली चीज़ इसमें बताई गई है कि आपका जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एक्सट्रीमली लो है ना। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ और बहुत इफ़िशियंट यूज़ नहीं है आज भी। अगर हम आईटी कंपनीज़ की बात करें तो डेफिनेटली वो लोग काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आईटी कंपनीज़ है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात की जाए और जैसे पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इन चीज़ों का। तो वो एक लूप होल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है, पुलिस हमारी कर रही है ना, जो हमारे जो सिक्योरिटी के लिए जो ऑफिशियल्स हैं। तो अगर वही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से ये एक लूप होल का काम करता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने डोमेन नेम से रिलेटेड एरिया को टच ही नहीं करा है, तो वो भी हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। जो ऊपर हमने कवर किया है वही समराइज किया है इन्होंने नीचे। और लास्ट में देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ खास एक्ट नहीं बनाए हैं, तो यही आपके बताया गया है। ये आपके आप कह सकते हो ग्रे एरियाज़ हैं, या वो एरियाज़ हैं जिनको इस एक्ट ने टच नहीं करा है। कौन कौन से एरियाज़ हैं? पहला, ज्यूरिडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, हमें टकराव देखने को मिलता है अधिकार क्षेत्र के संबंध में।
दूसरा आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड आप चीज़ें क्रिएट करते हो, आपका जो क्रिएशन होता है, जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसके संबंध में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक्ट है बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन नहीं करता है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर नहीं करता है। और उसके अलावा थर्ड आपका डोमेन नेम इसमें बहुत स्किप किया गया है, एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़ा फॉल्ट, बहुत बड़ा लूप होल कि डोमेन नेम इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, और उसको ही डिफाइन नहीं किया है इन्होंने, है ना। तो वो भी एक तरह से लूप होल का काम करता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में मिसिंग है ना, मिस कर दी गई हैं, मिसिंग है, और इनकी वजह से हमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स लाने पड़े। क्लियर। पहला अमेंडमेंट जो खास अमेंडमेंट इसमें आया था वो आया था 2008 में, याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, काफ़ी कुछ नई डेफिनेशंस दी गई थी, है ना, काफ़ी सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया था, और काफ़ी सारे नए प्रोविजंस भी लाए गए थे 2008 में, क्योंकि जब 2000 से इस एक्ट को लागू किया गया तो 2008 तक हमने काफ़ी लूप होल्स देखे, काफ़ी एरियाज़ देखे जहाँ पे ये एक्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए। और अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो अभी आपने सुना होगा कि कुछ गाइडलाइंस इशू हुई हैं और कुछ एथिकल कोड्स इशू किए गए हैं। तो वो क्या क्या हैं मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें कि अभी क्या रिसेंटली इशू क्या हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें, है ना, दो एरियाज़ में बेसिकली काम किया गया है। पहला आपका इंटरमीडिएट गाइडलाइंस इशू हुई है। क्या इशू हुआ है? इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। और दूसरा आपका इशू हुआ है कोड ऑफ एथिक्स, है ना, एथिकल कोड्स आप कह सकते हो। इसमें कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आपकी इंटरमीडिएट का काम करते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपकी कैटेगरी है इंटरमीडिएट की और दूसरी आपकी कैटेगरी है सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट की। सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट में वो लोग आएंगे, वो प्लेटफॉर्म्स आएंगे जिनके यूज़र्स 50 लाख से अबव हैं। जैसे कि आपका अगर अभी जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में व्हाट्सएप के हैं। व्हाट्सएप के इंडिया में 40% पॉपुलेशन व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, यस, इंडिया की जो 40% पॉपुलेशन है वो व्हाट्सएप यूज़ कर रही है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है आपका वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के बाद आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब, ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स आपके सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट में आएंगे क्योंकि इनके यूज़र्स करोड़ों में हैं। और बाकी जो छोटे छोटे इंटरमीडिएट्स हैं जिनके यूज़र्स कम हैं वो आपके आएंगे सिर्फ इंटरमीडिएट में ना। तो ये दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, पहला इंटरमीडिएट और दूसरा सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट। और इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। जो कॉमन रूल्स हैं वो आपके लागू होंगे इंटरमीडिएट्स पर, और जो आपके कॉमन प्लस सिग्निफिकेंट रूल हैं वो आपके लागू होंगे सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट्स पे। मतलब जो सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट्स हैं उन पर कॉमन रूल्स भी लगेंगे और उन पर सिग्निफिकेंट रूल्स भी लगेंगे, क्योंकि उनके यूजर्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है ना। तो इस वजह से उन पर रूल्स भी कहीं ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करूँ तो जो सबसे मेन चीज़ आई है अब की बार में, पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। नोडल ऑफिसर इसलिए अपॉइंट करने को बोला गया है क्योंकि जो आपकी इंटरमीडिएट्स हैं अगर वो किसी भी तरह का कुछ मिसकंडक्ट करती हैं या कोई भी इशू क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट को अगर उनसे बात करनी है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि ये जो कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं वो तो यूएस बेस्ड हैं, बाहर की कंपनीज है ज़्यादातर, है ना, फॉरेन बेस्ड है। और काम जितना भी उनका चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे चल रहा है। तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं हमारी कंट्री में। देखा जाए तो वो यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रही हैं, पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनका यहाँ पर नहीं है जो सरकार की बात को सुन सके, या सरकार अगर उसके सामने कोई समस्या बताती है तो उसका समाधान कर सके। तो इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा आप अगर यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ कही गई है कि आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाना होगा। मतलब आपके पास कंप्लेन आएंगी तो उस कंप्लेन को कैसे सुना जाए, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए आप पूरा एक मैकेनिज्म बनाइए। क्योंकि आपने जितने भी अभी क्राइम्स देखे, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो, चाहे वो आपका
साइबर फ्रॉड हो, है ना, तो ये जितने भी क्राइम्स होते हैं ये इन्हीं साइबर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके तो होते हैं। सोशल मीडिया तो बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल इन क्राइम्स के लिए। तो इन क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए अगर उस क्राइम की वजह से किसी का कोई नुकसान हो रहा है, वो कंप्लेन फाइल करना चाहता है, तो वो कहाँ करे? तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये कहा है सरकार ने, और ये भी कहा है साथ में कि उस कंप्लेन का आपको कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। इसके अलावा इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। आपके जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आने वाली हैं। जैसे पेरेंटल लॉक की बात की जा रही है कि पेरेंटल लॉक मस्ट है, आपको पेरेंटल लॉक लगाना पड़ेगा। पेरेंट्स जब परमिशन देंगे किसी भी बच्चे के, तब वो उस गेम को या उस ऐप को यूज़ कर सकता है। या जो आपकी एज क्राइटेरिया होते हैं, जो आपका एज बाउंड्रीज होती हैं, उसके हिसाब से आपको कंटेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो भी कंटेंट अपना डाल रहे हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि वो किस एज कैटेगरी के लिए अप्रोप्रिएट है, तो उसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा उन्हें, है ना। तो इस तरह के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। आपकी मीडिया के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने को कहा है। जो ग्रीवेंस आती हैं उसके लिए एक 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। तो जितना भी आपका, चाहे वो ऑनलाइन कॉमर्स हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, आपका ऑनलाइन मीडिया हो, ऑनलाइन गेम्स हो, या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी के लिए नए नए रूल्स, नई नई गाइडलाइंस आई हैं। और ये इसीलिए आया है क्योंकि कंट्री में साइबर क्राइम और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आया है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, वो है ओरिजिनेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। आपने सुना होगा जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन है उनको ये कहा गया है कि आपको अपने ऐप में इस तरह का प्रोविज़न लाना होगा, इस तरह के रूल्स लाने होंगे कि हम ओरिजिनेटर का पता लगा सकें। ये मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है ना। क्योंकि आपने देखा है कि जो आपका सोशल मीडिया है या आपका जो मीडिया है उसमें र्यूमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे साइबर क्राइम का, हम डेफिनेशन देख रहे थे, साइबर क्राइम की जो हम ब्रांचेस देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा था एक लाइन साइबर डिफेमेशन, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, जब किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हम साइबर स्पेस में किसी तरह की कोई र्यूमर क्रिएट कर देते हैं, किसी तरह का कोई फॉल्स स्टेटमेंट डाल देते हैं और उसकी वजह से उसे नुकसान हो जाता है। फिजिकल हार्म हो, मेंटल हार्म हो, किसी भी तरह से उसका नुकसान हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन सा हो गया है ना। लोग कुछ भी किसी के बारे में डाल देते हैं और उसकी वजह से कई बार लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, है ना, कि इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ओरिजिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में ये एक नया रूल लाया है कि आप ओरिजिनेटर का हमें नाम बताइए, उसका सोर्स बताइए कि कहाँ से ये र्यूमर आया है, जिसको व्हाट्सएप मानने के लिए ऑल्दो रेडी नहीं है। उसी के वजह से व्हाट्सएप ने FIR या कह सकते हो केस लगाया है ना, हाई कोर्ट में केस लगाया है। क्योंकि जो व्हाट्सएप है उनकी प्राइवेसी है, उनका जो पॉलिसी है वो क्या है, वो प्राइवेसी देते हैं अपने कस्टमर्स को। आपने देखा होगा मैसेजेस पे लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई थर्ड पार्टी उसे एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही आपका व्हाट्सएप उसे एक्सेस कर सकता है। व्हाट्सएप भी आपके लिए थर्ड पार्टी ही है, तो व्हाट्सएप खुद भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो रूल है, उनकी जो प्राइवेसी की पॉलिसी है, वो क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। और उसी को रोकने के लिए वो ये आपका जो आपकी गवर्नमेंट का जो IT एक्ट है उसकी इस कंडीशन को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कुछ नए प्रोविजंस थे जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए। बाकी आई थिंक IT एक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लूप होल्स रह गए हैं इस एक्ट में, रह गए थे, फिर इसका अमेंडमेंट कब हुआ और क्या इसका बेसिक है। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा।